नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों ये तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपकी पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। और अभी तो हमने कितना सा पढ़ा है, आदिकाल पढ़ा है, भक्ति काल का तो अभी ये मान लो कि 1/4 हिस्सा पढ़ा है। और इसके बाद जब हम रीतिकाल और आधुनिक काल पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद आपको इतना भरोसा हो जाएगा ना कि हाँ अब हम नेट जेआरएफ हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो उसको आराम से निकालेंगे, क्योंकि हमें हिंदी साहित्य का ओवरऑल आइडिया हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी और यूनिट है, बहुत सारी 10 यूनिट है शायद, तो उनमें भी हम सबको डिटेल में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे और धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल सब धीरे धीरे हो रहा है दोस्तों। और ये 2000 क्वेश्चन वाली सीरीज़ तो ख़त्म होने वाली है। कितने क्वेश्चन बचे हैं इसमें देखिए, 350-400 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको कर लेते हैं और इसके बाद हम बस नेट जेआरएफ पे फोकस करेंगे। और हाँ, क्योंकि मैंने ये चैनल है ना नेट जेआरएफ के लिए बाद में इसको कन्वर्ट किया, मैंने ये चैनल बनाया डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी के लिए, क्योंकि उस एग्ज़ाम का है ना मुझे तरीका है कि वो एग्ज़ाम कैसे निकालना है, मुझे अनुभव है उसका, मैंने खुद निकाला है तो मुझे पता है कि कैसे निकलता है। तो मैंने ये चैनल है ना मैंने तो उसी के लिए बनाया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यार अगर मैं नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाऊँगी तो टीजीटी पीजीटी तो यूँ ही निकल जाएगा। तो मैं नेट जेआरएफ अब क्या 3-4 वीडियो ही आएंगे दिन में, 2000 क्वेश्चन वाली ख़त्म हो जाएगी तो 3 वीडियो एकदम से बंद हो जाएंगे। तो इसके बाद एक तो प्रीवियस ईयर का वीडियो लाऊंगी सुबह, और जो नेट जेआरएफ की हमारी क्लास चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। इसके अलावा मैं एक वीडियो और लाया करूँगी डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी वाले बच्चों के लिए। तो जो भी डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी के हैं ना मुझे कमेंट करके बता देना, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन वो डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी के लिए तो रामबाण साबित होगा। मैंने खुद निकाला तो मैंने कैसे निकाला उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊँगी। बहुत मज़ेदार चीज़ें, बहुत मज़ा आने वाला है तुम्हें पढ़ने में, तो उसको देखना और मुझे बताना कौन है यहाँ पे जो डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैंने राजस्थान की तैयारी की थी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबकी, कॉलेज लेक्चर की भी तैयारी की है और अभी मैं एक टीचर हूँ। तो मैंने डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी के जब एग्ज़ाम दिए ना हिंदी के, तो मुझे लगा यहाँ पे जितना आसान है ना सिलेक्शन लेना कहीं और है ही नहीं। अगर आपकी जो पार्ट फर्स्ट है ना उस पर थोड़ी सी भी पकड़ है, तो अगर पकड़ नहीं है तो आप बना लीजिए उस पर पकड़। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कबीर के उत्तराधिकारी थे। तो आप सभी जानते हो कि कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे। देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है तो मुझे हंसी आ गई। तो आप सभी जानते हो इनके उत्तराधिकारी का नाम धर्मदास है। ठीक है दोस्तों, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, छोड़ दिया है। पता नहीं क्या रहा होगा मेरे दिमाग में जब मैं ये लिख रही थी। इतने सारे, देखिए दोस्तों कितनी सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती है। सुबह 8 बजे वाला लाना है, लेट हो जाता है तो मुझे टेंशन रहती है। फिर 12 बजे वाला, फिर उसके बाद जो भक्ति काल पढ़ रहे वो वाला, उसके बाद शाम को फिर 8 बजे वाला, और उसके अलावा जो बीच बीच में हमारे घर में चलता रहता है पूरा कार्यक्रम वो तो है ही। खाने पीने का तो खैर नॉर्मल है, सबके घर में चलता है तो वो हमारे में भी है। लेकिन मेरी और मेरे पापा की एक आदत ऐसी है जो शायद किसी की नहीं होगी इतनी, हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। मतलब सुबह जगते ही पहले पापा मुझे चाय दे के जगाते, मतलब कभी कभी जगा देते कभी कभी नहीं। तो सुबह सुबह चाय फिर पापा बना देते पहले, तो फिर मैं बनाती हूँ चाय उसके बाद खाना, फिर चाय 2 बजे, फिर 4 बजे चाय, फिर शाम को फिर चाय, फिर खाना। इतनी सारी चाय चाय चलती रहती है, उसी से जगती हूँ और उसी से आपकी वीडियो बनाने में आसानी रहती है मुझे, क्योंकि वीडियो तभी मेरे से बनते हैं जब मैं चाय पी लेती हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आप माफ़ करना, मुझे ये मत बोलना मैडम क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, क्योंकि किसको बताऊँ अपनी सारी बातें। बताओ, वैसे लॉकडाउन हो रखा है और किसी से, जब से यूट्यूब पे आई हूँ ना, मेरा किसी से बात करने का ही मन नहीं करता। बस आप ही से बात करती हूँ, आप ही को पढ़ाती हूँ और आप ही से कुछ सीखती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर है धर्मदास। आप सभी जानते हो कि कबीर के जो उत्तराधिकारी है वो उनके प्रियसी से धर्मदास है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, कबीर को रेडिकल सुधारक किसने कहा है। बताइए किसने कहा है कबीर को रेडिकल सुधारक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चन सिंह ने कहा है इनको रेडिकल सुधारक। ठीक है दोस्तों, कौन से संतशील है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था ना तब बहुत अच्छे से बताया, जब मैंने आपको नानक देव पढ़ाया तब, कि नानक देव है ये भ्रमणशील संतों में आते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। बताइए किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, बच्चन सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कह रहे होंगे, मतलब 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई कोई ढूंढ रहे होंगे कि इनमें से ही कोई सा होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है इसका उत्तर, और उसका जो उत्तर है ना वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, मतलब कि अपनी भाषा पे
इनको बहुत तगड़ी पकड़ थी कबीर को, तो इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो आप ऐसे मत सोचना कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई उत्तर होगा, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसने कहा कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर है? तो दोस्तों कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर है ये कह के इसकी तारीफ की थी किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस संत की वाणी में कोमलता और निर्हीता का भाव है? तो बताइए कौन से संत है जिनकी वाणी में कोमलता और निर्हीता का भाव देखा जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि रैदास के लिए ये बात कही गई है, इनकी वाणी है वो बहुत ही कोमल है, बहुत ही मधुर और अच्छी वाणी है, ठीक है दोस्तों। राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश किसने किया? आपको बताना है कि राम की भक्ति में रसिक भावना का जो समावेश किया है वो किसने किया है? तो बताइए दोस्तों किसने किया है? रामानंद ने, अग्रदास ने, विष्णुदास ने, तुलसीदास ने। तो अग्रदास ने किया है, ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर सही है बिल्कुल। चरणदासी संप्रदाय में कितने नियमों पर बल दिया गया है? दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट, 42 नियमों पर बल दिया गया है, ठीक है। दादू दयाल की कर्मस्थली क्या थी? बताइए दोस्तों कौन सी थी इनकी कर्मस्थली? अहमदाबाद थी, जयपुर थी, काशी थी, इलाहाबाद थी। तो आप सबने पढ़ा था कि राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे दादू दयाल के सत्संग स्थल को कहते हैं। दोस्तों कल पूछा था ना मैंने आपसे ये क्वेश्चन, और आज मैं ले आई हूँ इसको, तो आप सभी को मालूम है, आप सबने मुझे अच्छे से बताया। और मैंने ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा, मैंने तो आपसे ये पूछा कि अलकदरीवा ये क्या होता है? दोस्तों आप मुझे बता दीजिए। तो आपने सभी ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट करके बताया कि मैडम दादू दयाल का जो सत्संग का स्थान था ना, जो पूजा का स्थान, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप सबने बताया है, उसी को अलकदरीवा बोलते हैं। तो आप इतने प्यार से कमेंट करते हो, इतने अच्छे से वीडियोज़ को देखते हो ना दोस्तों, मतलब दिल खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। बहुत धन्यवाद आपका। मैं देखो आपके लिए पूरी मेहनत करूँगी, आपका पेपर पास हो जाए, और मैं अगर मतलब मुझे कुछ भी करना पड़े ना वो सब करूँगी कि आपकी मदद हो जाए, और साथ में भगवान से भी दुआ करूँगी कि आप सभी की मदद करे, आपको अच्छी बुद्धि दे, आपको सही रास्ता दिखाए, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, आपका पढ़ाई में मन लगा रहे, ऐसी मैं दुआ करूँगी आपके लिए, और करती हूँ। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद आप कोई एग्ज़ाम दोगे, और एग्ज़ाम देने के बाद जब आओगे फिर मुझे कमेंट करोगे मैडम हमारा ये पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमने अच्छे से हिंदी पढ़ी है। तो मैं तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि अलकदरीवा क्या होता है कल के वीडियो में। तो दादू दयाल का जो सत्संग स्थल है उसको अलकदरीवा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए काया बेली के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि काया बेली जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि दादू दयाल की रचना है ये, ठीक है। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई? दोस्तों जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि कौन से संत जिन्होंने सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो बता दीजिए जल्दी से मुझे, वरना मैं बहुत पिटाई लगाऊंगी आपकी, क्योंकि आपको मालूम नहीं है मैं स्कूल में बच्चों की खूब पिटाई लगाती हूँ। मतलब पिटाई लगाने का मतलब ये कि वो ना मेरे से बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं। कोई हाथ पकड़ता है, कोई चुन्नी पकड़ता है, कोई मेरे बालों को देखता है कि मैडम कितने छोटे छोटे बाल है तुम्हारे, बड़े क्यों नहीं करती ऐसे, और है ना कोई मेरे पास आके बोलते हैं मैडम आपके फ़ोटो दिखाओ, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। तो वो मुझे बिल्कुल नहीं डरते। तो एक बार मैं क्या करती हूँ, उनको डरा देती हूँ, एक को चाटा लगा देती हूँ। कभी कभी गुस्सा आता है तो, वैसे लगाती नहीं हूँ, महीने में 1-2 बार ऐसा होता है, एक चाटा लगाती हूँ, उसके बाद सब शांत होके बैठ जाते हैं। और है ना फिर मुझे बहुत गंदा लगता है कि यार मैंने चाटा लगा दिया। फिर मैं उसके पास प्यार से उसको टॉफ़ी भी देती हूँ और प्यार से बात करती हूँ, कहती हूँ, फिर उसको समझाती हूँ कि आप ऐसे करते हो तो मुझे लगाना पड़ता है, दोबारा मत करना, फिर मैं नहीं लगाऊंगी। तो ऐसा होता है स्कूल में। बच्चों की बहुत याद आ रही है, सच बता रही हूँ। वो तो आप हो, वरना मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे। आपसे सबसे बात हो जाती है, वीडियो बना देती हूँ, आपको सबको पढ़ा देती हूँ, नहीं तो बच्चों की मुझे इतनी याद आती है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, आपसे कोई सा भी विषय पढ़वा लो, आप सब बहुत अच्छा पढ़ाती हो। और आप पढ़ाती हो तो ऐसा नहीं लगता कि हम कोई विषय पढ़ रहे, ऐसा लगता है कोई कहानी सुन रहे। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं कहानी आपको बताती हूँ ना, मैं कोई भी पाठ बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, कोई पाठ पढ़ा रही हूँ या ऐसे ही मैं क्लास में गई हूँ किसी भी क्लास में, तो मेरी आदत है कि मैं कहानी से क्लास को स्टार्ट करती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि जो कहानी सत्य हो वही उनको सुनाती हूँ, कभी कभी तो मैं अपनी ऐसे ही बना के सुना देती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहती हूँ उसके ज़रिए। हमेशा मनोरंजन नहीं रहता कहानी के पीछे का उद्देश्य, मैं कुछ सिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कहानी सुनाती हूँ। अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। बचपन में देखो दोस्तों, मैं गाँव की रहने वाली हूँ,
तो गांव में क्या होता है कि घरों के अंदर कोई नहीं सोता है, कमरों में पंखे वंखे चला के सब खटिया लगा के बाहर और सोते। और मैं और भैया क्या करते कि मम्मी के पास मैं सोऊंगी, ऐसे लड़ते थे दोनों। और रात में तारों को गिनते थे। मैं बोलती उसको कि तुम इधर वालों को गिनो, मैं इधर वालों को, जब गिन देंगे तब सोएंगे। और पता ही नहीं चलता कब गिनते गिनते सो जाते थे। और मम्मी कहानी सुनाती थी ना, तो किसी भी दिन हमने पूरी कहानी नहीं सुनी, हर रोज़ अधूरी कहानी सुन के सो जाते। और सुबह मम्मी से ज़िद करते, मम्मी प्लीज़ वो कहानी सुनाओ ना, क्या हुआ उसमें, रानी को ले आया क्या राजा वापस, बताओ ना कैसे क्या हुआ। तो मम्मी नहीं सुनाती, कहती बदमाशो मैं नहीं सुनाऊंगी, तुम पूरी सुनते ही नहीं हो। और फिर हमारी वही कहानी दूसरे दिन स्टार्ट हो जाती। तो अरे मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, माफ़ करना मुझे, लेकिन मेरा बात करने का मन है तो आप ही से करूँगी, आप गुस्सा मत होना, ठीक है। आप ये मत कहना कि बोर करते हो, इरिटेट करते हो, सॉरी। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस संत का संबंध राजस्थान से है। दोस्तों आपको बताना है इन चारों में से कि कौन से संत है जिनका संबंध राजस्थान से है। तो देखिए आप सभी जानते हो कि मलूक दास है, इनका संबंध इलाहाबाद यूपी से है, ठीक है। धर्मदास है, इनको आप जानते हो कि बांधवगढ़ के है और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है दोस्तों। लाल दास है, ये राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। और नामदेव को आप सभी जानते हो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। कौन से संत है जो साध संप्रदाय से असंबद्ध है। तो दोस्तों उदयदास है, ये संबंधित है। बीरभान भी और जोगीदास भी। हरिदास है, ये इससे संबंधित नहीं है, इनको आप जानते हो कि ये निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। कोडो के रचनाकार कौन है दोस्तों। समुद्रा और कोडो के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों इसके जो रचनाकार है वो है जसनाथ, ठीक है। देखिए कौन से आलोचक है जिन्होंने सूफी काव्य को विदेशी धरती का बताया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि सूफी काव्य है वो विदेशी धरती का है, ठीक है, मतलब कि विदेश से आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी संप्रदाय का प्रवर्तन किस रचना से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कौन सी रचना से सूफी काव्य का प्रवर्तन मानते हैं, ठीक है। तो बताइए आप क्या है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मृगावती, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मृगावती है ये किसकी रचना है, क्योंकि आप जब भी यूजीसी नेट जेआरएफ दोगे, पीजीटी दोगे या फिर टीजीटी भी दोगे ना, तो आपसे हमेशा एक तो मृगावती, मृगनयनी, मधुमालती, इनका या तो क्रम पूछ लिया जाएगा, या तो ये मतलब कि क्रम से लगाने वाले में पूछ ली जाएगी, या मिलान वाले में पूछ ली जाएगी, या डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है कभी कभी कि ये किसकी रचना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका प्रकाशन वर्ष भी पता होना चाहिए, ये किसकी रचना है ये भी पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताना किसकी रचना है। जयसी ने आखिरी कलाम में साहे वक्त के रूप में किसका नाम लिया है। बताइए दोस्तों किसका नाम लिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बाबर का नाम लिया है, ठीक है। जयसी ने अपनी रचना है आखिरी कलाम, उसमें साहे वक्त के रूप में बाबर का नाम लिया है, ठीक है। देखिए पद्मावत में माया का प्रतीक कौन है। तो माया का जो प्रतीक है ना वो अलाउद्दीन है, ठीक है। पद्मावत के बारे में पूरी जानकारी दूंगी अभी आपको, सूफी का भी स्टार्ट होगा तब। ये लास्ट क्वेश्चन है और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं पता नहीं क्या क्या आपको सुनाने लग गई, उसके लिए माफ़ करना। किसने कहा कि पद्मावत मसनबी परंपरा का भारतीय परंपरा से मेल है। दोस्तों ये किसने कह दिया कि पद्मावत है ये मसनबी परंपरा का भारतीय परंपरा से मेल है। तो ये कहा है किसने, बच्चन सिंह ने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चन सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। और हमारी वीडियो हो गई ख़त्म, हम जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बाय बाय। और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके, बाय बाय।